हेलो फ्रेंड्स। सोशल साइंस के अपनी लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में पढ़ा। हम अपने आज के वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश खनिज संपदा शक्ति के साधन। ठीक है, कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे और कौन कौन से शक्ति के साधन पाए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें जल विद्युत है, तापीय विद्युत है, ये सारी चीज़ें। तो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान होने के साथ साथ खनिज संपदा का भी धनी राज्य है। खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1988 में की गई। इस नीति में ही खनिज संसाधनों के विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी जिले खनिज संसाधनों के भंडारण के दृष्टिकोण से धनी है। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो ये देखिए कृषि प्रधान तो है ही, लेकिन यहाँ पर खनिज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम दक्षिण में जाएँ उत्तर प्रदेश के, तो उस एरिया में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितने भी ज़िले हैं उनमें बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो उसमें काफ़ी खनिज देखने को मिल जाते हैं। तो वही कहा गया कि खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से क्या हुआ, वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, क्योंकि अब जो उद्योग लगने वाले थे वो खनिज आधारित थे। इसलिए किसकी स्थापना की गई 1974 में, तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की। उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा कब की गई, तो 1988 में की गई। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा 1988 में की गई। इस नीति में ही खनिज संसाधनों के विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, जो खनिज संसाधन हैं, उनके विकास को उद्योग का दर्जा कहा गया कि ये भी एक उद्योग है, ये भी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, तो उसका दर्जा प्रदान किया गया। और प्रदेश में बात करें कि कौन-कौन से ज़िले हैं, जो खनिज भंडारण के दृष्टिकोण से धनी हैं, तो उसमें प्रयागराज आता है, यहाँ पर भी आपको खनिज देखने को मिलेंगे, मिर्ज़ापुर में मिलेंगे, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बहुत मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि ये ज़िले जो हैं, वो खनिज संसाधनों के भंडारण के दृष्टिकोण से धनी हैं। अब राज्य के खनिज संसाधन देख लेते हैं। बस आपको याद रखना है कि कौन-सा खनिज संसाधन कहाँ पर पाया जाता है। बात करें चूना पत्थर की, तो उत्तर प्रदेश का, जो अगर हम बात करें पूरे देश में, तो सेकंड स्थान है, ठीक है? चूना पत्थर में सबसे ज़्यादा यहीं पे मिलता है, सेकंड नंबर पे। ठीक है? कौन-कौन से ज़िलों में मिलता है? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ये चीज़ याद रखना कि चूना पत्थर उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलेगा? तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर मिलेगा और उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। फिर आता है आपका कोयला। कोयला जो है वो सिंगरौली नामक स्थान पे मिलता है, जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है? सिंगरौली जगह है सोनभद्र जिले में, तो वहाँ पर कोयला देखने को मिलता है। फिर आता है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट की बात करें तो ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। ठीक है? कौन-कौन से जिले हैं जहाँ डोलोमाइट मिलेगा? तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा। और इससे क्या बनाया जाता है? तो सीमेंट बनाने का काम होता है डोलोमाइट से। तेजाब वगैरह जो होता है वो बनाया जाता है डोलोमाइट से। ठीक है? ये याद रखना। फिर बॉक्साइट की बात करें, जिसका यूज़ हम लोग एल्यूमीनियम बनाने में करते हैं। ठीक है? तो ये आपका बांदा और चंदौली में पाया जाता है। ठीक है? बांदा जिले में और चंदौली जिले में। ठीक है? बासब्बा याद रख लेना, बॉक्साइट से बांदा। ठीक है? और चंदौली जिला, यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। अगर हम बात करें तो रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है जो एल्यूमीनियम बनाती है। ठीक है? हिंडाल्को कंपनी का प्लांट लगा हुआ है, जो एल्यूमीनियम बनाने का कार्य करती है। ठीक है? ये कहाँ पर है? तो रेणुकूट में है, जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। फिर आता है आपका काँच बालू। काँच बालू की बात करें तो ये प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा और झांसी, ठीक है? इन जिलों में काँच बालू पाई जाती है। और ये कहाँ से मिलती है? तो गंगा और यमुना नदी है, उससे ये प्राप्त होती है काँच बालू। ठीक है? उसकी सतह से ये प्राप्त होती है काँच बालू। ठीक है? गंगा, यमुना नदी से, और जहाँ-जहाँ ये निकलती है तो वहीं ये पाई भी जाती है, जैसे प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, झांसी है। फिर आता है आपका एंडोलसाइट। एंडोलसाइट जो है वो मिर्ज़ापुर में पाया जाता है और एंडोलसाइट का यूज़ किसमें करते हैं? तो स्पार्क प्लग जो बनाए जाते हैं, ठीक है? उसके उद्योग में इसका यूज़ करते हैं एंडोलसाइट का। पायरोफ्लाइट, ठीक है? पायरोफ्लाइट की अगर हम बात करें, तो कीटनाशक और सिरेमिक उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? कीटनाशक जो बनाए जाते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं पायरोफ्लाइट का। और इसका यूज़ किसमें है? तो हमीरपुर और ललितपुर, ठीक है? यहाँ पर ये पाया जाता है पायरोफ्लाइट, ठीक है? हमीरपुर में और ललितपुर में। फिर बात करें संगमरमर की, तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है संगमरमर। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो बांदा और मिर्ज़ापुर में हीरा पाया जाता है। सोने की बात करें तो रामगंगा और शारदा नदियों की जो रेत होती है, उसमें सोना पाया जाता है। ये चीज़ याद रखना कि सोना कहाँ पाया जाएगा? तो रामगंगा और शारदा नदी जो होती हैं, उनकी रेत में सोना पाया जाता है। हीरा कहाँ पाया जाता है? तो बांदा और मिर्ज़ापुर में। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, वो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ही पाई जाती हैं। ठीक है?
पायरोफ्लाइट जो कीटनाशक और सिरेमिक उद्योग में यूज़ किया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है? तो हमीरपुर और ललितपुर में। एंडोलसाइट स्पार्क प्लग उद्योग में यूज़ करते हैं, मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। काँच बालू राम गंगा और यमुना नदी से प्राप्त होती है, ठीक है? ये कहाँ मिलेगा? तो प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी। बॉक्साइट जिसका यूज़ एल्यूमीनियम बनाने में करते हैं, तो वो बांदा और चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट जिसका यूज़ हम सीमेंट और तेजाब में करते हैं, तेजाब बनाने में, तो ये मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। कोयला आपका सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। और चूना पत्थर जिसमें उत्तर प्रदेश का सेकंड स्थान है, ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये खनिजों की बात हो गई उत्तर प्रदेश के, ठीक है। याद रखना कि उत्तर प्रदेश जो है वो कृषि प्रधान तो है, साथ ही साथ खनिज प्रधान भी है। ठीक है, इसलिए खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में किसकी स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 1988 में की गई और इस नीति में क्या कहा गया कि जो खनिज संसाधन के विकास के लिए खनिज संसाधन के जो विकास है उसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है? इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया था। और प्रदेश में कौन-कौन से जिले हैं जहाँ पर उद्योग ये पाए जाते हैं खनिज संसाधन? तो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, महोबा ये सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति के साधन। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगिकरण से ऊर्जा की मांग में अनवरत रूप से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के 2 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, जैसे-जैसे इंडस्ट्री लग रही हैं, ठीक है, बढ़ता जा रहा है औद्योगिकरण, तो जो ऊर्जा है, जो बिजली है, उसकी मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, इसके लिए वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रदेश सरकार है, वो विद्युत उत्पादन जो कर रही है, वो 2 प्रमुख तरीके से कर रही है। एक तो तापीय विद्युत और दूसरा जल विद्युत। ठीक है, जो जल है उससे विद्युत उत्पादन कर रही है और जो ताप है, ताप शक्ति उससे विद्युत का उत्पादन कर रही है। तापीय विद्युत की परियोजनाएँ देख लेते हैं कौन-कौन सी तापीय विद्युत परियोजनाएँ सरकार चला रही है। देखिए, तापीय विद्युत परियोजनाएँ जो होती हैं वो कोयला आधारित होती हैं, ठीक है? कोयला से ही ये चलती है, ठीक है? जो ताप ऊर्जा बनाई जाती है, या ताप विद्युत का उत्पादन होता है वो कोयला आधारित होता है, ठीक है? कोयला पे ही डिपेंड होता है सब कुछ। तो इसकी विद्युत परियोजनाएँ देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। इन जगह के नाम याद रखना, जैसे हरदुआगंज जो है आपका, वो आपका अलीगढ़ में है। परीछा तापीय विद्युत गृह जो है वो झांसी के निकट में है। ओबरा ताप विद्युत गृह जो है, वो सोवियत संघ की सहायता से 1967 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये सोनभद्र में स्थित है। चंदौसी कहाँ पर है? तो मुरादाबाद के निकट में है। अनपरा कहाँ है? तो सोनभद्र में है। पनकी कहाँ है? तो कानपुर में है। ठीक है, तो बस आपको जगह याद रखनी है कि किस जगह पर ये स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है, वो 1942 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? तो अलीगढ़ में। हरदुआगंज याद रखना अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ताप विद्युत परियोजना है ये। दूसरी जो विद्युत परियोजना है तापीय, वो है परीक्षा तापीय विद्युत गृह, जो झांसी के निकट है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो 640 मेगावाट है। ठीक है, 640 मेगावाट है परीक्षा तापीय विद्युत गृह की। फिर तीसरा जो ताप विद्युत गृह है वो है ओबरा ताप विद्युत गृह। ये पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसका निर्माण किया गया था 1967 में। ठीक है? ठीक है, निर्माण शुरू हो गया था 1967 में और ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, ओबरा ताप विद्युत गृह जो है वो पूर्व सोवियत संघ की मदद से 1967 में इसका काम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1971 तक ये शायद कंप्लीट हुआ था और ये सोनभद्र में स्थित है। चंदौसी ताप विद्युत गृह की अगर हम बात करें तो ये मुरादाबाद के निकट स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। फिर आता है आपका अनपरा ताप विद्युत गृह। ये सोनभद्र में स्थित है, ये जापान की सहायता से लगाया गया था अनपरा ताप विद्युत गृह और इसकी जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट है। और फिर लास्ट है आपका पनकी ताप विद्युत गृह, ये कानपुर के निकट स्थित है और ये 210 इसकी क्षमता है, ठीक है? 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। अब कुछ चीज़ें याद रख लेना, 1 नंबर में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो 1959 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 में किया गया था। ये दोनों याद रख लेना, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो 1959 में किया गया। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो 1998 में किया गया। ठीक है? और 1 नंबर में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है, ये कोयला आधारित है। ठीक है, पूछ सकता है कि ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र जो है वो किस पर आधारित है? गैस आधारित है, कोयला आधारित है? ठीक है, तो ये किस पर आधारित है आपका? तो कोयला पर आधारित है। दूसरा कि आमला ताप विद्युत परियोजना जो है, कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है और ये गैस पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? गैस आधारित है। तीसरी है टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये अंबेडकर नगर में स्थित है। ठीक है, और ये कोयला आधारित है। ये तीनों याद रख लेना। फिर नेक्स्ट जो नोट करने वाली चीज़ है कि प्रदेश में विद्युत की माँग जो है, प्रत्येक वर्ष 15% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, हर साल क्या होता है 15% की दर से जो विद्युत की माँग है वो बढ़ जाती है। हर साल 15-15% करके ये बढ़ती जाती है। ऊँचाहार आपका रायबरेली में है, आंवला आपका बरेली में है और टांडा जो है वो अम्बेडकर नगर में है। याद रखना इतना।
अगर हम जल विद्युत उत्पादन की बात करें, तो वर्तमान में इसकी जो क्षमता है वो 526 मेगावाट है। ठीक है, अगर जल विद्युत उत्पादन की हम बात करें तो प्रेज़ेंट टाइम में 526 मेगावाट जो बिजली है, वो जल विद्युत उत्पादन से उत्पादित की जा रही है, ठीक है। इसमें कौन-कौन सी परियोजना जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो इसमें पहला आ जाएगा आपका रेहंद जल विद्युत परियोजना। पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा, रेहंद से या माता टीला से, ठीक है। तो रेहंद जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये सोनभद्र में स्थित है। किस पे बना है? तो सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर 91.4 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया गया है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो रेहंद जल विद्युत परियोजना आपको पता है कि बांध बनाया जाता है नदियों पर, फिर उस पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी जल विद्युत उत्पादन है इन सभी में यही हुआ होगा कि बांध बनाया गया होगा, फिर उसमें से बिजली उत्पादन किया गया होगा। ठीक है, तो रेहंद जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये सोनभद्र में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी की सहायक नदी है रेहंद नदी। ठीक है, उस पर जो है एक कंक्रीट का बांध बनाया गया है, जिससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके 20 जिलों को विद्युत की आपूर्ति की जाती है। दूसरा जो आपका जल विद्युत परियोजना है वो है माता टीला जल विद्युत केंद्र। ठीक है, माता टीला जल विद्युत केंद्र की अगर हम बात करें तो ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो ललितपुर में ये स्थित है किस पर? तो बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर बांध बनाया गया है, ठीक है? और जिस पर माता टीला जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है और इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसकी जो क्षमता है वो 30 मेगावाट है। कितनी है क्षमता? तो 30 मेगावाट है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ललितपुर जो है वो बॉर्डर पे ही है, उत्तर प्रदेश और एमपी के। ठीक है, तो यहाँ पर बेतवा नदी पर ये बाँध बना हुआ है और इसकी जो क्षमता 30 मेगावाट है और इससे किस कहाँ-कहाँ बिजली पहुँचाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो निकट के जो जिले पड़ते हैं इसके आस-पास, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। ठीक है, ये माता टीला हो गया। अब जो तीसरा है आपका वो है ओबरा जल विद्युत गृह। ओबरा जल विद्युत गृह की बात करें तो सोनभद्र में ओबरा नामक स्थान पर रेहंद नदी पर बांध बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ओबरा नामक एक स्थान है सोनभद्र में, ठीक है, तो वहाँ पर रेहंद नदी उसमें एक और बांध बनाया गया है, ठीक है। एक तो हमने देख ही लिया रेहंद नदी पर बना है रेहंद जल विद्युत परियोजना। एक और बांध बनाया गया है जहाँ पर वो ओबरा नामक स्थान पर बनाया गया, इसलिए इसे हम लोग ओबरा जल विद्युत गृह कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ याद रखना। 3 जो विद्युत परियोजना है इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, वर्तमान जो क्षमता है वो 526 मेगावाट की है अभी। ठीक है, हो सकता है बाद में और बढ़ जाए। अभी 526 मेगावाट की है वर्तमान समय में। इसमें 3 परियोजना पड़ी, एक रेहंद जल विद्युत परियोजना जो सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर बना हुआ है। दूसरा जो है आपका वो माता टीला जल विद्युत केंद्र है जो ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध बनाकर ठीक है विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तीसरा है ओबरा जल विद्युत गृह जो सोनभद्र में ओबरा नामक स्थान पर रेहंद नदी पर ही बांध बना है और वहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने शक्ति के साधन पढ़ लिए और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास। ठीक है, अभी तक हम जो देख रहे थे वो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत थे। ठीक है, जिनमें प्रदूषण होता है, ठीक है, ज़्यादा समय तक ये नहीं रह सकते। लेकिन अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत यानी कि ऐसे स्रोत जिन्हें हम बार-बार उपयोग कर सकते हैं, जिनसे कोई प्रदूषण नहीं होता, ठीक है? तो ये सारे आ जाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में और ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। इसके अंतर्गत प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले गए। इस संस्थान के द्वारा सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर जैसे गैर परंपरागत स्रोतों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि जो भी स्रोत हैं परंपरागत में वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीजें। लेकिन नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये कभी खत्म नहीं होने वाली, जैसे सौर ऊर्जा जो होती है, ठीक है, पवन ऊर्जा जो होती है, ये सभी समाप्त होने वाले नहीं है। ठीक है, तो यही कहा गया कि प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के संरक्षण, ठीक है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके संरक्षण के लिए एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है, और उनसे प्रदूषण भी बहुत होता है, इसलिए पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसे ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। किसकी स्थापना की गई? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की। इसके अंतर्गत प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले गए। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 50 से ज़्यादा जनपदों में कौन से कार्यालय खोले गए? तो नेडा कार्यालय खोले गए। अब इनका कार्य क्या था? तो इस संस्थान के द्वारा सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर जैसे गैर परंपरागत स्रोतों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कार्यालय है इनका विकास कर रहे हैं, गैर परंपरागत स्रोतों का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सौर ऊर्जा नीति 2013। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में, तो इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि सौर ऊर्जा नीति 2013 में किसकी बात की गई है। सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रदेश में इसकी घोषणा जनवरी 2013 में की गई, जिसमें निम्न बिंदु थे। ठीक है, तो सौर ऊर्जा नीति जो थी
उसकी घोषणा कब की गई थी? तो जनवरी 2013 में की गई थी। इसमें किस चीज़ की घोषणा की गई, क्या बातें की गई? इसमें पहला बिंदु था कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को सौर ऊर्जा के माध्यम से बढ़ावा देना। ठीक है, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना था, पहला पॉइंट ये था। दूसरा था कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो आज आप देख रहे हैं सोलर पैनल कई जगह मिलते हैं, तो इसमें यही कहा गया कि लोगों को आप प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें बताइए कि सोलर पैनल से क्या फ़ायदे हैं, सोलर ऊर्जा से क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? उन्हें बताएँगे तो शायद वो मोटिवेट होंगे और वो खुद खरीदने की कोशिश करेंगे, यानी कि निजी निवेश करेंगे। तीसरा था कि बंजर भूमियों का अधिक उपयोग करना, ठीक है? जो भी बंजर भूमि है, उसका अधिक से अधिक आपको प्रयोग करना है। और फोर्थ पॉइंट था कि वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करना, ठीक है? तो 2017 तक क्या करना था? 500 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित जो सोलर प्लांट हैं, उनकी स्थापना करना। तो ये 4 बिंदुओं के पर बात की गई थी सौर ऊर्जा नीति 2013 में, ठीक है? जनवरी 2013 में आई थी, जिसमें सौर ऊर्जा के माध्यम से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना था। दूसरा था कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो निजी निवेश है, उसे प्रोत्साहित करना था। तीसरा बंजर भूमियों का अधिक से अधिक प्रयोग करना था और लास्ट पॉइंट था कि वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता के जो ग्रिड संयोजित है, सोलर प्लांट की स्थापना करना। ठीक है? तो इन 4 पॉइंट्स को याद रख लेना और ऊपर वाले में क्या याद रखना आपको कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई, जिसमें क्या किया गया था? प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में नेडा कार्यालय खोले गए थे, जो किसकी स्थापना करते हैं? तो गैर परंपरागत स्रोतों का ये विकास करते हैं, जैसे सोलर पैनल है, सोलर हीटर है, सोलर कुकर है, ये सारी चीज़ें। इन्हें याद रख लेना और 2 चीज़ें और याद रखना, 3 चीज़ें कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कहाँ हुई? कब हुई? तो 1955 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर में आपकी ऑप्शनल में है, ये याद रखना है इसे कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। और लास्ट है कि यूरेनियम उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि यूरेनियम जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है, एकमात्र जिला है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है? तो तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।